क्लास 10th के एग्जाम में बिल्कुल ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। मैंने पूरी गणित बच्चों पढ़ा रखी है डिजिटल बोर्ड पर, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं चैप्टर वाइज। प्लीज़ जाके जरूर देखना, ठीक है। पहले प्रश्न में आ जाते हैं, और ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव इस टाइप के प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय संख्या कौन सी ये बतानी है। तो देखो, 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, और 2 को मैं 2 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, जिसके बट्टे में 0 नहीं है, यानी कि ये पी बट्टे क्यू के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। और ये 5 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर जब अंडर लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ये पहला, दूसरा, चौथा अपरिमेय है। कह रहे हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा, इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, सी बट्टा ए। अगर यहाँ प्रश्न में देखें, ए के स्थान पर क्या है बच्चों हमारे पास, ए के स्थान पर होता है एक्स स्क्वायर का गुणज 2, बी के स्थान पर क्या होता है एक्स का गुणज माइनस के साथ, और सी हमारा क्या होता है अचर पद। तो सूत्र में रख देंगे, सी हमारा है -15 और ए हमारा है 2, तो आंसर आ जाएगा -15/2। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका चौथा पद क्या होगा। चौथा पद यानी कि n के जगह पे बस 4 रख देना है। n की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। तो बच्चों के 20 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। और पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में अगर तुमसे पूछ देता कि बताओ भैया शार्वंतर क्या होगा, डी क्या होगा, तो जो n का गुणज होता है चिन्ह के साथ, यहाँ 5 है तो शार्वंतर कितना होगा, 5 होगा। ये ट्रिक है, n का जो गुणज होता है चिन्ह के साथ वो क्या होता है, शार्वंतर होता है। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जाम में बार बार आ रहा है। इसमें ट्रिक क्या है, देखो साइन या कॉस ऊपर नीचे जब हों और दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए, 72 और 18, जैसे अगर यहाँ कॉस ऊपर होता साइन नीचे होता, मान लेते ऊपर कॉस 72 होता नीचे साइन 18 होता, तब भी इसका उत्तर क्या होता, 1 होता। अगर ऊपर नीचे साइन कॉस हो और एंगल को जोड़ने पर, कोणों को जोड़ने पर 90 आता है, तो उसका उत्तर होता है 1। उसका उत्तर क्या होता है, 1। ट्रिक से बता दिया। कह रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश, मैं आपको चतुर्थांश बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में दो, इधर एक्स का मान पॉजिटिव, इधर ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, प्लस प्लस होते हैं। इधर एक्स का मान नेगेटिव, ऊपर वाई का मान क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स का मान नेगेटिव, वाई का मान भी क्या होता है, नीचे नेगेटिव। अगर यहाँ पर कोई बिंदु है, एक्स का मान इधर पॉजिटिव, नीचे का है नेगेटिव, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, चौथा, नेगेटिव पहले फिर पॉजिटिव है। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। तो द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है बराबर 0 है, तो माइनस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 25, वर्गमूल निकालोगे 25 का वर्गमूल क्या होता है, +-5, तो प्लस के 5 माइनस के 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे त्रिभुज एबीसी में और पी क्यू आर समरूप है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो त्रिभुज है एबीसी है, ठीक है, वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ। ये हमारा ए बी सी जो त्रिभुज है वो समरूप है पी क्यू आर के, ठीक है। और हमें ये बोला गया है कि हमारे पास ए बी जो है वो 2 है, बी सी हमारा 3 है और पी क्यू हमारा 4 है। पी क्यू जो हमारा वो 4 है, ठीक है। ये जो पी क्यू हमारा 4 है, तो क्यू आर का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजा होती है, इसकी ए बी और इसकी बट्टे पी क्यू बराबर होती है इसकी बी सी और इसके क्यू आर के, और बराबर होती है ए सी बट्टे पी आर के, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग के 2 ले लेना है। देखो मान रखेंगे, ए बी का मान हमें दे रखा है 2, पी क्यू का मान दे रखा है 4, बी सी का मान दे रखा है 3, क्यू आर का मान हमें निकालना है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तिरछे गुणा करेंगे, क्यू आर 1 कम क्यू आर और 3 दूनी 6, तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, 1 होता है, ना 1 से ज़्यादा होता है ना 1 से कम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया।
सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे बन गए। अब आ जाओ सब्जेक्टिव प्रश्नों, वर्णनात्मक प्रश्नों में। कह रहे हैं संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दूंगा। 6 और 20 है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। हमारे पास एक संख्या 6 है और एक संख्या 20 है, तो इसका हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। करो, 2 3 6, 3 एकम 3, जब तक एक ना आ जाए तब तक करते हैं। इसका करोगे 2 एकम 2, पीछे से 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ, 2 एक बार है, 3 भी एक बार है। 20 को लिख सकता हूँ, 2 2 बार है, 5 एक बार है। तो वो संख्या ढूंढो जो दोनों में है। तो भैया 2 जो हमारा है वो दोनों में है, 2 हमारा दोनों में है। तो मैं पहले आपको एचसीएफ निकाल के दिखा देता हूँ, जो कि पूछा नहीं है बट सीख लो। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात, जो दोनों में बस उसको ही लेना होता है। तो 2 की न्यूनतम घात 1 है, यानी कि 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और जो बच गए उनको गुणे में डाल दो, 3 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 15, 15 चौके कितना होता है, 60। तो हमें हमारा जो लॉशा मिल जाएगा वो 60 मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर द्विघात समीकरण में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है यानी कि धनात्मक है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो कैसे लिखना है एग्जाम में, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा अपने को, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दे रखा है अपने को, ax² + bx + c = 0 में, चूँकि हमारा क्या है कि b² - के 4ac, इसका मान जो है 0 से बड़ा है, अर्थात मूल वास्तविक होगा जब विविक्तकर का मान, ये विविक्तकर का सूत्र है, विविक्तकर का मान 0 से बड़ा हो या 0 हो तो वास्तविक होता है, अर्थात मूल वास्तविक होगा, वह असमान होगा। जब डी का मान धनात्मक होता है तो मूल असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। इस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। तो देखो बाबू, समांतर श्रेणी अपने को क्या दे रखा है, 1 3 5 7, ये चला जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ जो हमारा प्रथम पद है a बराबर, वो है 1, सार्वंतर d क्या होता है सूत्र, a2 - a1। तो यहाँ दूसरा पद क्या है हमारे पास, 3, और पहला पद है 1, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, nवां पद निकालना है, हमें क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं सूत्र an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 गुणा d। ठीक है, इस सूत्र में मान रख दो। प्रथम पद हमारे पास क्या है, 1, n की जगह पर n रखना है -1, और d हमारे पास है 2, गुणा कर देंगे अंदर से, 2 × n, 2n - के 2, तो ये आ जाएगा 2n - का 1। ये हमें हमारा nवां पद मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, nवां पद। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। साइन का मान और tan का मान दे रखा है, अपने को साइन निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं सूत्र की मदद से ही निकाल दूंगा। 2 तरीके हैं, एक तो सूत्र की मदद से निकाल सकते हो, या फिर एक जो पाइथागोरस प्रमेय लगा के मान निकालते हैं उससे भी निकाल सकते हो। तो हमको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है tan a। क्या दे रखा है बाबू, tan a दे रखा है। तो tan हमारे पास कितना दे रखा है, 3/4। हमें क्या निकालना है, साइन a निकालना है, साइन a निकालना है। ठीक है, तो आप भली बातें जानते होंगे, चूंकि tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट होता है। कॉट क्या होता है, 1/tan। ये सूत्र है, सिंपल जानते होगे। इसमें क्या होता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे, उल्टा होता है tan का उल्टा होता है कॉट। अब कॉट क्यों निकाला, क्योंकि मुझे साइन निकालना है। अगर कॉसेक निकाल लूँगा तो साइन आ जाएगा। आप जानते होंगे कि जो कॉसेक ए होता है वो सूत्र होता है अंडर के अंदर 1 + cot², ये सूत्र होता है, आपको याद होगा, तो मैं सारा सूत्र से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो कॉट का मान हमें क्या दे रखा है, 4/3, ये हमने यहाँ रख दिया, वर्ग कर दिया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 1
4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 9, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 9 एकम 9, तिरछे गुणा होती है 9 एकम 9, 16 एकम 16। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अंडर रूट 25/9। तो कौशिक क्या मिल जाएगा हमें, देखो इस 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का वर्गमूल 3, तो कौशिक हमें मिल गया 5/3। कितना मिल गया 5/3, लेकिन हमें कौशिक नहीं, हमें निकालना है साइन। और साइन क्या होता है 1/कौशिक, कौशिक का व्युत्क्रम साइन होता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर लिख दो, ऊपर वाला नीचे, आंसर। क्योंकि साइन निकालना था इसीलिए मैंने कौशिक निकाला, क्योंकि साइन कौशिक का व्युत्क्रम होता है। हो गया। कह रहे हैं बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो देखिए, क्योंकि वर्णनात्मक प्रश्न है तो डिटेल में करना पड़ेगा। हमें बिंदु दे रखा है, मान लेते हैं बिंदु ए है जो कि है 5,12। इसको मूल बिंदु से निकालना है दूरी, मूल बिंदु केंद्र को कहते हैं 0,0 निर्देशांक होता है। हमें ये दूरी निकालनी है, ए ओ के बीच की दूरी निकालनी है, जिसका सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। आप कहोगे भैया x1 y1 क्या है, तो ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2, ठीक है। सूत्र में रख देंगे, x1 हमारे पास 5 है, x2 हमारे पास 0, y1 हमारे पास 12 है, y2 हमारे पास 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 में से 0 घटाएंगे, 5 का वर्ग और ये 12 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 5 बचे 25, 12 का वर्ग 144, तो ये आ जाएगा 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, आंसर। आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। कह रहे हैं त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई बताइए कितनी होगी, ठीक है। सो देखो हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र मान लेते हैं ओ है, त्रिज्या हमें क्या दे रखी है बच्चों, त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कोण जो बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री बनता है। तो हमसे बोला चाप की लंबाई बताओ, ये जो चाप है इसकी लंबाई बतानी है, मान लेते हैं चाप की लंबाई ए बी है, ठीक है। तो प्रश्न में हमको दिया क्या है, हमें दे रखा है त्रिज्या, त्रिज्या आर, हमें क्या दे रखा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें कोण क्या दे रखा है बच्चों, कोण थीटा बराबर कितने दे रखा है 90 दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई, जिसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में 2πr, ये सूत्र होता है। मान रखेंगे थीटा हमारे पास 90 है, बट्टे में 360 गुणा 2, पाई का मान रख देंगे 22/7, त्रिज्या हमारी 14 है। इसको हल कर लो, 9 चौको 36, 0 से 0 कट गया था, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 22। तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया। अब अगला क्या बोल रहा है, इसको सिद्ध करके ये लाना है, ठीक है, कि 1 + 10a, इसको हल करके 10² लाना है, ओके। सिद्ध करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास से बाएं पक्ष ले लेंगे, 1 + 10² बट्टे में 1 + cot² है। नियम क्या कहता है, अगर कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, अन्यथा साइन कॉस में बदल दो। सर्वसमीका लग रही है, 1 + 10² क्या होता है sec², और 1 + cot² क्या होता है cosec²। सर्वसमीकाएं लगा दिया, क्या ये उत्तर में लाना है, नहीं 10 लाना है। अब साइन कॉस बदल दो, 1/sec क्या होता है कॉस, तो वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, 1/cos, कॉसेक क्या होता है 1/sin, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। आपको पता ही होगा भैया जी कि भाई इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो sin² एकम sin² बट्टे cos² एकम cos²। साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, दोनों में स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, आंसर। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था।
आराम से बन गया। कह रहे एक छात्र के परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता 4/5 है, तो उसके असफल होने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखो बच्चों, दिया है हमें क्या दे रखा है, छात्र के सफल होने की प्रायिकता। मान लेते हैं सफल होने की जो प्रायिकता है वो ए है, ठीक है। वो हमें क्या दे रखी है, 4/5। यहाँ लिख देना छात्र के सफल होने की प्रायिकता हिंदी में, फिर लिखोगे पी ए बराबर 4/5, फिर लिखोगे छात्र के असफल होने की प्रायिकता पी ए डैश। तो वो कैसे निकलता है, 1 माइनस पी ए। छात्र के असफल होने की प्रायिकता पी ए डैश, एक में से सफल होने की प्रायिकता घटा देंगे, तो सफल होने की प्रायिकता क्या है, 4/5। लॉसअप आ जाएगा 5, 5 एकम 5, और ये वाला वैसे का वैसे आ जाता है। तो आंसर आ जाएगा 1/5। क्या होगा, 1/5। क्लियर, आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं दो संख्याओं का एलसीएम इतना है तो एचसीएफ कितना होगा? 2 नंबर में हर साल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10वां है। हमको क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 306 और 657। एचसीएफ क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 306 और 657 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप जानते हैं, क्या जानते हो आप, चूंकि हम जानते हो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के होता है बाबू। तो दो संख्या हमारी क्या है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो यहाँ दो संख्या लिख देंगे, 306 गुणा 657। हमें एचसीएफ दे रखा है 9, हमें निकालना है एलसीएम। ये 9 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 9 3 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36। अब क्या करना है, 34 को गुणा कर देना 657 में, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो मैं जानना चाहता हूँ बच्चों, कमेंट करके बताओ कि जब 34 और 657 को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया अपना आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या करने के लिए सिद्ध एग्जाम में हर साल आता ही आता है, हर साल आता है, ठीक है बच्चों। तो उल्टा मान लेते हैं इस प्रश्न में, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर इस Q का मान कभी 0 नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि जो HCF होता है P और Q का, वो 1 होना चाहिए, और हमारे ये जो P होते हैं और Q होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। ये लिखना अनिवार्य, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब ऐसे क्वेश्चनों का लॉजिक क्या होता है कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। सो देखो, ये √2 यहाँ रखा, P/Q परिमेय है, 6 भी परिमेय है, इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का। अब इसको डब्बे में बंद कर दो, अंडर रूट को एक तरफ रखना होता है, बाकी सबको दूसरी तरफ। P/Q परिमेय है, 6 परिमेय, परिमेय से परिमेय घटाने पर परिमेय ही आता है। तो ये एक परिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाए तो ये अपरिमेय है। क्या एक परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपको यहाँ लिखना है, चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ मना कर देना है, इसलिए कि ये जो √2 है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता P/Q -6 के, ठीक है। अगर ये परिमेय होती तो ये बराबर आनी चाहिए थी, ये बराबर नहीं आ रही है, इसका सीधा मतलब है आपने जो मान रखा है वो गलत मान रखा है। अतः हमारी अवधारणा गलत है।
हमारी अवधारणा क्या है बच्चों, गलत है। इसीलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, इस द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। सो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा लेना होता है, कुछ नहीं तो एक आपको इसकी गुणा इसके साथ करनी है। ऐसी दो संख्या लेनी है, एक गुणा 60 की दो गुणा करने पे 60 है और घटाने पे 7 है। तो वो दो संख्या क्या होती है, वो दो संख्या आपकी 12 और 5। 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे 7 आ जाएगा। तो रख दो यहाँ पर 12x माइनस के 5x। ठीक है, तो आपका जोड़ा बन जाएगा यहाँ से एक और यहाँ से एक। ठीक, तो पहले जोड़े से क्या उभयनिष्ठ है, इधर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स उभयनिष्ठ है। 2 से 1 बाहर आ गया तो एक पावर बचेगी, एक्स बाहर आ गया तो यहाँ से 12 नेगेटिव है, लगा दो नेगेटिव। यहाँ सिंगल एक्स है, तो यानी कि 5 उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ एक्स बचा, चूंकि बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 5 कम 5, 5 दूनी 10। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिख दोगे और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला था उसे हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दोगे। अब इसको 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो प्लस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 12। एक शून्य किया आ गया, इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो माइनस के 5 इधर आके प्लस का 5 हो गया। तो ये हमें हमारे शून्य मिल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं दी गई आकृति में, ये जो आकृति आपको दी गई है, DE समांतर AC है, DF समांतर AE है, तो ये अपने को सिद्ध करना है। तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आ जाओ, जो दे रखा है वो लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है दोस्त, हमें यहाँ दे रखा है कि जो DE है वो समांतर है AC और जो DF है वो समांतर है AE। तो सिद्ध क्या करना है वो यहाँ लिख लेंगे। एग्जाम में चित्र जरूर बनाना है, जब जब चित्र वाला प्रश्न आएगा चित्र जरूर बनाना है। सिद्ध क्या करना है कि BF मतलब BF ही है, और कुछ मत सोच लेना। BF बट्टा FE किसके बराबर होगा, BE बट्टे EC। ठीक है, ये अपने को दिखाना है। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले वाले पार्ट में। चूंकि हमारे पास क्या है, चूंकि DE समांतर जब AC होगा, DE कहाँ है बाबू, ये DE समांतर जब AC होगा तो इस त्रिभुज में बात बनेगी। ठीक है, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, देखो यहाँ से हो जाएगा BD बट्टे DA, BD बट्टा DA बराबर हो जाएगा PE बट्टा EC, PE बट्टा EC। समीकरण नंबर 1। पहले कंडीशन तो हमको ये मिल गया। अब आ जाओ दूसरे कंडीशन में, हमें क्या दे रखे हैं, चूंकि DF जो है वो समांतर है AE के, DF जो है वो AE के समांतर है। तो इस में बात करनी होगी अब हमें। तो यहाँ लिखेंगे, देखो इसमें भी आ जाएगा BD बट्टा DA, थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय से BD बट्टा DA बराबर हो जाएगा BF बट्टा FE, BF बट्टा FE। तो आप देखेंगे इधर भी BD बट्टा D है, इधर भी BD बट्टा D है। समीकरण 1 और 2 की क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व
2 से। ठीक है, तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, BF बट्टा FE बराबर हो जाएगा PE बट्टे EC। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, है ना। यही अपने को सिद्ध करना था। अथवा भी है, ठीक है। अगला प्रश्न भी है, यदि कोई रेखा त्रिभुज के AB और इसी को DEE पर प्रतिष्ठित करे तो BC के समांतर हो तो ये चीज होगा। इस अथवा वाले में आपसे पता है कौन सा प्रमेय पूछा है, तो यह है प्रमेय 6.1। तो बच्चों मैंने प्रमेय 6.1 का जो प्रूफ है वो ऑलरेडी करा रखा है, अलग से डिजिटल बोर्ड में करा रखा है। आपको बता दूं प्रमेय 6.1 और 10.2 का प्रूफ एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है। तो ये जो 2 प्रमेय है, प्रमेय 6.1, इसमें तो 2 नंबर पे पूछा गया, ये बड़े नंबर में भी आता है। और 10.2 ये हर साल आता है, इसको रट लेना है आपको। अगर आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल अगर लिखोगे ना कक्षा क्लास 10th प्रमेय 6.1 का प्रूफ और चैनल का नाम लिख दो मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो प्रूफ टॉप पे आ जाएगा वीडियो। सेम ये चीज़ भी देख लेना, ठीक है। ये हर साल एग्जाम में आता है और ये मैंने अलग से करा भी रखा है डिटेल्ड में, अलग से वीडियो। अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अच्छे से देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे केंद्र O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, चित्र बनाते हैं हम, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। ये हमारा एक वृत्त है और वृत्त का जो केंद्र है वो उसे O बोला गया है नाम। कह रहे हैं एक बिंदु P पर वृत्त के वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा ये हुई, ये स्पर्श रेखा हुई। स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। यदि OQ हमारा कितना है बाबू, 10 सेंटीमीटर हो, तो हमसे बोला है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये आपको निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या R, तो आप जानते हैं चूंकि प्रमेय 10.1 से 10.1 क्या कहती है कि जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, कि जो कोण P होगा हमारा वो 90 डिग्री होगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसलिए इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भैया जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। ये होता है। सो यहाँ देखो कर्ण हमारे पास क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है अपना। आधार क्या हमारे पास 8 है और लंब हमारे पास R है। 10 का वर्ग करेंगे 100, 8 8 64, R का वर्ग। संख्या को एक तरफ ले लोगे, प्लस का 64 इधर आएगा, बराबर के चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 64 घटा देंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो हमें R मिल जाएगा। 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। तो हमें हमारी त्रिज्या क्या मिल जाएगी, 6 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगी, 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे हैं आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो पहले आंकड़े जो दे रखे हैं यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, फिर लिखोगे बारंबारता F और फिर लिखोगे संचयी बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 1 से 3। सबसे पहले 1 से 3, फिर दे रखा है 3 से 5, फिर दे रखा है 5 से 7, फिर दे रखा है 7 से 9, फिर दे रखा है 9 से 11, ठीक है। ये चीज अपने को दे रखी है। यहाँ लिखेंगे हम कुल। और बारंबारता में क्या दे रखी है, बारंबारता हमें दे रखी है 6 4 11 9 5, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहला वाला वैसे का वैसा,
6, नीचे वाला जोड़ोगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 11 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35। ठीक है, अब इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, यहाँ जितना होना चाहिए यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। तो f के कुल योगफल को हम n से प्रतिशत करते हैं, ये n है। ठीक है, तो अगला स्टेप जो होता है वो होता है n/2 निकालना। क्या निकालना? n/2। n हमारे पास है 35, 35/2 करोगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 17.5 आए। तो आपको 17.5 से जस्ट पहला जो बड़ा मिलता है उसको ढूंढना है संचयी बारंबारता में। 17.5 से पहला बड़ा क्या 21 है, बाकी भी बड़े हैं, जो पहली बार बड़ा है उसको देंगे। उसी की सीध में आ जाओगे 11, उसी की सीध में आ जाओगे ये। ठीक है, इसलिए जो हमारा माध्यक वर्ग होगा, हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? 5 से 7 हो जाएगा, 5 से 7। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी L, वो कितनी होगी? 5। और जो H होगा, कितने का अंतर है? 5 से 7, 2 का अंतर है। 5 से 7 है ना, 2 का अंतर है। तो ये किस कॉलम में है? ये F के कॉलम में। तो F हमारे पास क्या है? 11। और जहाँ से आपने ढूंढा है उसके ऊपर वाला क्या होता है? CF होता है। तो CF हमारे पास क्या है? 10 है। हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। माध्यिका और माध्यक सेम होते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? L प्लस लगा दिया n/2 माइनस CF बट्टे में F गुणा H, ये सूत्र होता है। तो L का मान हमारे पास कितना है बच्चों? 5। n/2 हमारे पास है 17.5, CF हमारे पास है 10, H हमारे पास है 2 और F हमारे पास कितना है? 11। ठीक है, तो 5 प्लस यहाँ से आ जाएगा 7.5 गुणा 2 बट्टे में 11। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 7.5 गुणा 2 यानी कि 15/11। 11 से भाग देंगे 15 में, 11 एकम 11, घटाओगे तो 4 बचेगा 0.0, 11 तियाँ 33, घटाएंगे तो 7 बचेगा 70, 11 छंग 66, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है। तो 5 + 1.36, तो 5 में 1 + 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6.36 और यहाँ लिख देना लगभग। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर। तगड़ा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक थैले में 4 लाल 6 काली गेंद हैं। इस थैले में से गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगी? लाल होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले प्रश्न में आ जाओ, दिया है हमें क्या दे रखा है? लाल गेंद 4 है, काली गेंद कितनी है? 6 है। तो हमारे पास कुल गेंद कितनी है? टोटल गेंद हमारे पास कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 6 10 हो जाएगी। कह रहे हैं लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है प्रश्नानुसार। लाल गेंद आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बच्चों? प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ये होता है। तो संभव परिणाम कितना है बच्चों? लाल के लिए बोला तो लाल के लिए देखना, लाल कितना है अपने पास? 4 और कुल परिणाम कितना है? 10। काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आंसर आ जाएगा 2/5। आंसर कितना आ जाएगा? 2/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। इसके अथवा में भी है, अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फिटी गई एक गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है। हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की तथा प्राप्त ना करने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, हुकुम का पत्ता। सो गट्टी है अपनी 52, गट्टी में 52 पत्ते होते हैं। इसमें 2 कैटेगरी होती है, 26 लाल होते हैं, 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं पत्ते।
इसकी दो दो कैटेगरी होती है, इसकी एक, इसकी दो, इसकी एक, इसकी दो, इसकी दो दो कैटेगरी होती है। हुक्म जो है वो एक कैटेगरी है, और हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। इसमें 13 पत्ते हैं, इसमें 13 पत्ते हैं, इसमें 13 पत्ते हैं, और इसमें 13। हुक्म का पत्ता, ईंट का पत्ता, चीड़ा का पत्ता, ऐसा बोलते हैं ना। हुक्म एक कैटेगरी है, चीड़ा एक कैटेगरी है, ठीक है, ईंट एक कैटेगरी है, ठीक है। तो हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता पूछा है, तो लिखेंगे हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी एम बोल देते हैं। हुक्म का पत्ता कितना होता है, 13, संभव परिणाम 13, कुल परिणाम 52, 13 कम 13, 13 चौके 52, आंसर आ गया 1/4। फिर लिखेंगे हुक्म का पत्ता प्राप्त ना करने की प्रायिकता, ना करने की प्रायिकता, यानी कि पी ए डैश। तो वो क्या होता है, ना करने की जब भी बोलेगा तो एक में से करने की घटा देना है। तो करने की प्रायिकता क्या निकाली हमने, 1/4, लॉस ऑफ आ जाएगा 4, इसकी गुणा इसके साथ 4 एकम 4, ये वाला वैसे का वैसा रख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला गया है, कुलदीप 10,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गया। उसने खजांची मतलब कैशियर से 200 और 500 के नोट देने के लिए कहा। कुलदीप ने 26 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 200 और 500 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, खजांची कैशियर होते हैं, तो हमारे पास क्या मान लेते हैं, माना 200 रुपये के जो नोट है वो एक्स नोट है, तथा 500 रुपये के जो नोट है वो वाई नोट है। ठीक है, तो आ जाओ, चूंकि कुल नोट कितने हैं, कुल नोट प्रश्न में कितना बोला गया, 26, यानी कि 200 रुपये के नोट और 500 रुपये के जितने भी नोट हैं उनको जब जोड़ेंगे तो उनका कुल योगफल कितना आएगा, 26। उसके बाद प्रश्न में यह भी बोला गया जो कुल धनराशि है, 10,000 रुपये निकालने गए थे, चूंकि कुल धनराशि कितनी है, 10,000 है। ठीक है, यानी कि 200 रुपये के कितने नोट हैं, एक्स, 200 गुणा एक्स कर दोगे। अगर मैं आप बोलूँ 2 रुपये के आपके पास 3 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, 6 रुपये। 2 को 3 से गुणा कर दिया, तो 200 रुपये के मेरे पास एक्स नोट है, यानी कि कितने रुपये हैं, 200 गुणा एक्स, प्लस 500 रुपये के वाई नोट है, तो 500 गुणा वाई। तो टोटल किसके बराबर है, 10,000 के बराबर। इनका टोटल कितने बराबर आएगा, 10,000 के बराबर आएगा। और यहाँ से उभयनिष्ठ क्या है, 100 उभयनिष्ठ है, 100 दूनी 100 पंजे, इधर 2 0 इधर 2 0 कटा, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 5y बराबर 100। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, विलोपन विधि से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो x का गुणा यहाँ 2 है, इसको 2 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे रख सकते हैं। 2x प्लस 5y बराबर 100 है। अब 2 से गुणा कर दो, 2x गुणा 2y, 26 दूनी 52। समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस का कटा, 5 में से 2y घटाओगे 3y बचेगा, और यहाँ बचेगा 48। 3 गुणे में इधर क्या आ जाएगा, पट्टे में 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी कि y बराबर आ जाएगा 16। यानी कि 500 रुपये के कितने नोट है, 16 नोट है। 500 रुपये के 16 नोट है, पहला आंसर 500 रुपये के 16 नोट है। चूंकि x प्लस वाई हमारे पास 26 है, y का मान हमें क्या मिल गया, 16, यहाँ रख देंगे, प्लस का 16 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 16, यानी x का मान कितना है, 10। यानी कि जो 200 रुपये के नोट हैं वो कितने हैं, 10।
तो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हमारा बन गया। या फिर अगले प्रश्न में आ जाओ। ग्राफ का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। तो कह रहे निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इसको क्या किसके द्वारा हल करना है? ग्राफ के द्वारा हल करना है। चलिए, सो देखिए हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है हमको दे रखा है 2x माइनस वाई। अंक को इधर ले आते हैं, प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का एक। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस का 2y और इधर है प्लस के 12। ये सही रूप में दे रखा है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको हर समीकरण से दो बिंदु निकालने होते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे खींचा जाता है इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हुए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। मैंने x का मान 0 माना। पूर्णांक मानना होता है, ऐसा पूर्णांक मानना होता है कि x अगर कुछ पूर्णांक माने तो y भी पूर्णांक ही मिले। x का मान 0 माना मैंने, तो जैसे ही 0 रखूँगा ये गायब हो जाएगा। माइनस वाई बराबर -1, माइनस से -1 कटा तो y बराबर 1। अब y बराबर 0 रखूँगा तो 0 रखने पे ये 2x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो 0 मत रखो, कुछ और रखो। जैसे y का मान मैं अगर 2 रख देता हूँ, नहीं तब भी बात नहीं बनेगी। मुझे क्या करना है, कुछ भी रख सकते हैं। अब जब 0 लिख ही दिया तो क्या कर सकते हैं, देखो 0 रखा है ना मैंने यहाँ पर, तो ये 2x बराबर हो जाएगा -1। तो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, काटोगे तो 0.5 माइनस के 0.5 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर देखो जब रख दिया है तो चलो रख ही दिया है। अब यहाँ x का मान ले लो 0, 2y बचेगा, 2 छंग 12। y का मान 0 ले लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन बिंदुओं को, जैसे इस बिंदु का नाम मैं P बोल देता हूँ, इस बिंदु का नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। अब इन बिंदुओं को आपको दिखाना है ग्राफ पेपर में, ठीक। कहाँ दिखाना है? ग्राफ में। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में तो मिल जाता है। अब जैसे हाल फिलहाल में यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ, क्लास 12 वाले बच्चों को ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, ग्राफ ही नहीं दिया गया। बोला कि ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो ग्राफ पेपर में बनाओ, कॉपी में बना के दिखाओ। अब एग्जैक्ट सोल्यूशन कहाँ से मिल पाएगा? ग्राफ पेपर में, ठीक है। तो आपको ग्राफ मिलता है। आप लोग तो बहुत लकी हो कि आपके जो बोर्ड्स वाले हैं वो थोड़े सही टाइप के हैं, सही दिमाग वाले हैं। अरे यार स्केल किधर है, ठीक है। सो देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 12 तक गया है ना, तो 12 तक दिखाना भी पड़ेगा अपने को। ये हो गया। इधर हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष का मान पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है, ये हमारा केंद्र है। और इधर वाई का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एक्स का मान 12 तक गया है। 1 2 3 4 5 6 7, समान दूरी पे मैं रख रहा हूँ ना, 9 10 11 12 तक। इधर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिंदु पे आ जाओ। पहला वाला बिंदु क्या है, एक्स पे 0 वाई पे 1। एक्स पे ये 0 हो गया, वाई पे 1, पी बिंदु। और वाई हमारा क्या है, दूसरा बिंदु क्या, एक्स पे 0.5 जाना है, वाई पे 0। 0.5 मतलब यहाँ पर आता है बीचों बीच, ये हमारा क्यू बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा। नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखो एक्स का मान नेगेटिव में है ना, ये तेरी देख रहे हो, अभी गड़बड़ हो जाता। माइनस पॉजिटिव में ले लिया मैंने, माइनस में, तभी मेरे को यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर है अपना नेगेटिव, इधर -1 -2 है ना,
तो यहाँ पर है अपना क्यू बिंदु। अब मुझे इन दो बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने रेखा खींच दी। ठीक है, आपको पेंसिल से बनाना है ग्राफ। और पहला समीकरण का नाम क्या वो भी लिख दो। क्या था ये? 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। अब आ जाओ अगले पे। पहला क्या? x पे 0, y पे 6, ये बिंदु है अपना R। और अगला है x पे 12, y पे 0, ये है h। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दो। ठीक है, ये देखो इन्होंने प्रतिच्छेद कर दिया यहाँ पर, तो ये हमारा उत्तर आएगा। ये समीकरण क्या है? x प्लस 2y बराबर 12। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्मार्ट बताता हूँ, स्मार्ट तरीका, क्योंकि आपको पता नहीं लग पा रहा है ना, क्योंकि मैंने बिंदु, मेरी ही गलती है, मैंने पॉइंट में बट्टे में ले लिया, तभी ये दिक्कत हो रही है। ये कटान बिंदु जो होता है, इसका नाम मैं ए लिख देता हूँ। ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु, ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वही हमारा हल होता है, प्रतिच्छेदित बिंदु, यही हमारा हल होता है। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को रफ कॉपी में हल कर लेना फटाक से, और x और y का मान जो आएगा यहाँ पर वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक से, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दिख नहीं रहा है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 4.1 का है, एनसीईआरटी का है। तो मैं नहीं करा रहा हूँ, जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, ताकि आप, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने पूरी मैथ पढ़ा रखी है और ये सारे क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड में बना रखे हैं। ये क्वेश्चन आपके 4.1 प्रश्नावली का है। ठीक है, 4.1 या 4.2 का है आई थिंक, देख लेना जाके, मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़ा ताकि आप डिजिटल बोर्ड खोल के देखें, हमारे वीडियोस पता लग जाएगा कि मैंने कैसे पढ़ा रखा है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखो हमारे पास रेखाखंड है, इस रेखाखंड को मान लेते हैं ये बिंदु हमें ए दे रखा है 2, माइनस का 2, और ये बिंदु बी दे रखा है जो कि है हमारे पास माइनस के 7, 4। इसको समान 3 टुकड़ों में बांटा गया है। 3 टुकड़ों में बांटने के लिए 2 बिंदु चाहिए, एक बिंदु पी चाहिए, एक बिंदु क्यू चाहिए। जब आप पी बिंदु निकालेंगे, पी के लिए इधर कितना है? 1 टुकड़ा है, m1 1 हो जाएगा, इधर 2 टुकड़ा है, m2 आपका 2 हो जाएगा। बाकी ये आपका x1 है, ये आपका y1, और ये आपका x2 और y2 सेम रहेगा। x निर्देशांक निकालना है, y निर्देशांक निकालना है। चूंकि x निर्देशांक क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। तो m1 का मान है बाबू 1, x2 का मान है हमारे पास 2, माइनस का 7, सॉरी, m2 का मान हमारे पास है 2, x1 का मान है हमारे पास 2, m1 प्लस m2, 7 एकम 7, ठीक है, और ये 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 बट्टे में 3, 3 एकम 3, x निर्देशांक मिल गया माइनस का 1। फिर आ जाओ y निर्देशांक, y का सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। तो यहाँ मान रख देंगे। m1 का मान कितना है? m1 का मान हमारे पास है, देखो 1, y2 का मान है 4, m2 का मान है 2 और y1 का मान है माइनस का 2 बट्टे में m1 प्लस m2, 4, 2 दूनी 4, 0 बट्टा 3, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0। तो हमारा जो P बिंदु होगा, x निर्देशांक हमें मिला माइनस का 1, y निर्देशांक मिला 0, तो P बिंदु तो यह आ गया। अब आपको क्या निकालना है? Q निकालना है। Q के लिए m1 क्या होगा और m2 क्या होगा? देखो इस तरफ कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं Q के लिए, तो m1 हो जाएगा 2, इधर कितने टुकड़े हैं? 1, तो m2 हो जाएगा 1। बाकी सूत्र वही है x के लिए,
एक्स निर्देशांक क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। और y के लिए सूत्र क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। x1 y1 x2 y2 वही है, बदला क्या है, सिर्फ m1 और m2 बदला है। तो ये चीज़ इतना आप कर लेना और मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि Q बिंदु कितना आ रहा है, x निर्देशांक कितना मिला, y निर्देशांक कितना मिला, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, पूरा एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखा है डिजिटल बोर्ड पे, उदाहरण सब कुछ करा रखा है। और उसके बाद आप जाके देखिए, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अगला प्रश्न है कि इसको प्रूफ करके ये लाना है। ठीक है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है अपने पास, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, प्रूफ में सेक चाहिए, टेन चाहिए, सेक। अच्छा देखो, आपको पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बट्टे में कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। दोनों के बट्टे में कॉस ज़रूर आ रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दोनों पदों में कॉस से भाग दे दूँगा। ठीक है, दोनों पदों में, नीचे भी और ऊपर भी कॉस से भाग दे दूँगा हर एक पद में। इसको भाग दे देंगे कॉस से, इसको भी भाग दे देंगे कॉस से, और इसको भी भाग दे देंगे कॉस से। ठीक है, फिर देखो नीचे वाले में भी हर एक पद को भाग देंगे कॉस से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, कॉस से कॉस कटा एक बार में, और 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक थीटा। सेम चीज़ नीचे है, बस चिन्ह का फर्क है। ठीक है, सो देखिए ढंग से लिख लेते हैं यहाँ पर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको साथ में रखा, माइनस 1। नीचे क्या है अपना, नीचे है अपना टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, तो मुझे नीचे उत्तर लाना है, ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऊपर नहीं चाहिए, तो नीचे लाना। तो नीचे देखो, यहाँ एक यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, एक जगह मान रखना है। आप सोचोगे भैया कौन सा मान रखना है, आप किसकी बात कर रहे हो, तो आपको एक प्रमेय पता होगा, सेक और टेन में क्या होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, उसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1। तो ये एक तो दो जगह दिख रहा है, तो किस में मान रखना है, नीचे वाले में आपको चाहिए ना, नीचे वाले में चाहिए, ऊपर तो 1 चाहिए, तो सिर्फ नीचे वाले में रखना है, ऊपर वाला सारा कट जाएगा। तो देखो कैसे, ऊपर वाला वैसे का वैसा रखो। ठीक है, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किस रूप में है बच्चों, ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए की जगह पे सेक थीटा है, बी की जगह पे टेन थीटा है। तो ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर वैसा का वैसा रख दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। यहाँ क्या है अपना, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको खोल दो, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर ये चीज़ उभयनिष्ठ है, लेकिन चिन्ह का फर्क है। किसका फर्क है, चिन्ह का फर्क है। तो मैं क्या करूँगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे से निकालूंगा उभयनिष्ठ,
क्या निकालूंगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा निकालूंगा ओवेनिस्ट। अब ये पूरा है, बस चिन्ह का फर्क है, तो ये पूरा बाहर आएगा लेकिन -1 हो जाएगा। अब ये तो बाहर आ गया और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये चीज़ और ये चीज़ ऊपर नीचे क्या सेम टू सेम पूरा क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा, 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से बन गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। इसके अथवा में अगला क्वेश्चन है जैसे कि ये, ठीक है। इसको हल करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है, हर साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। अब इधर बराबर है तो इधर साइन है, तो इसका मान भी साइन में सोचना है। साइन a माइनस बी, इसका मान साइन में सोचो। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन से साइन कटा तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30, पहला समीकरण। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, बराबर है, इधर कॉस है तो इसका मान भी कॉस में सोचना है। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, बराबर है, कॉस से कॉस कटा तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है विलोपन विधि से। तो यह आ जाएगा अपना a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। जोड़ेंगे तो ये कटा a और a क्या हो जाएगा 2a, 60 और 30 क्या हो जाएगा 90। तो ये 2 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंजा 10। तो दोस्त a का मान कितना हो जाएगा 45, a का मान कितना हो गया 45। अब a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि a प्लस बी हमारे पास है 60 डिग्री, a का मान रख देंगे 45, तो प्लस का 45 इधर आके हो जाएगा माइनस के 45, b का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री, आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे भुजा 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। सो देखो, हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक है, ये घनाकार ब्लॉक है, तो इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, कटोरा रखना है। तो कटोरा जो रखेंगे, इस बड़े से बड़ा व्यास यही हो सकता है जो इसका भुजा है। ज़्यादा बड़ा अगर रखेंगे तो कटोरा खिसक के नीचे गिर जाएगा। बड़े से बड़ा छोटा नहीं पूछा, बड़े से बड़ा यहाँ रख सकते हैं, छोटा तो कितना भी रख सकते हैं, बड़ा पूछा आपसे। ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते, लेकिन ज़्यादा बड़ा रखोगे व्यास तो वो कटोरा नीचे गिर जाएगा, कटोरा नहीं गिरना चाहिए। तो भुजा क्या दे रखी है अपने को, 7 दे रखी है। ये भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमारे पास क्या, चूंकि घन की भुजा ये बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, वो हो सकता है 7 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ऊपर से। ठीक है, इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका देखो बाहर से क्या घन, तो ये आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर से क्या है अर्धगोला है,
अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब अर्धगोला कटोरा मैंने नीचे रखा है तो नीचे ये वृत्त वाला क्षेत्रफल उसने ढक लिया है, वो तो इसके अंतर्गत आ गया है, तो घटा देना है वो चीज़, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब सूत्र में रखेंगे तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के आ जाएगा 6a स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई स्क्वायर घटा देंगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब मान रखेंगे 6, भुजा हमारे पास क्या है 7 का वर्ग, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 7/2, 7/2, 7 7 49, 1 7 से 1 7 कटा, 2 एकम 2 एकम, 11 7 77/2, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। तो ये आ जाएगा 6 9 54, हासिल लगा 5, 6 चौकू 24 और 5 29। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 9 3 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बच्चों बचे हुए जो प्रश्न हैं जो कि बहुत ही तगड़े हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत ही तगड़ा है, इसको मैंने अलग से भी करा रखा है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, ये आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। पार्ट 2 करा के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा।